तो नमस्कार दोस्तों, आज बिना लाग लपेट के हम स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक, जिस टॉपिक्स का नाम होगा गोलीय दर्पण। यह साइंस का टॉपिक्स है और यह खास करके हाई स्कूल के बच्चों के लिए और प्लस कंपटीशंस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी क्रूशियल साबित होगा। और आप देखेंगे इस टॉपिक्स में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण जो है किसी कांच के खोखले गोले का कोई हिस्सा काटकर उसके किसी एक तरफ चांदी अथवा पारे की पॉलिश कर उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए तो बनी हुई आकृति को गोलीय दर्पण कहते हैं। आप देखेंगे गोलीय दर्पण एक कांच का जो है खोखला कांच है और एक गोला है। इस गोले की आकृति में से अगर कोई एक हिस्सा काट लिया जाए, आप इधर काट सकते हैं, इधर काट सकते हैं, कहीं भी काट सकते हैं, किसी एक हिस्से को काट करके और उसके किसी एक तरफ कालिख लगा दिया जाए, कलई कर दिया जाए, और वो कलई जो है आयरन ऑक्साइड, रेड आयरन ऑक्साइड्स का होना चाहिए। उसके किसी एक तरफ या तो उठे हुए भाग पर या तो धंसे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाए तो ये बने हुए आकृतियाँ गोलीय दर्पण कहलाती हैं। अब ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इन्हीं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की चर्चा जो है हम इस चैप्टर्स में, इस अध्याय में करेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में हम कन्वेक्स मिरर बोलते हैं और अवतल दर्पण को कनकेव मिरर बोलते हैं। तो इन्हीं दो दर्पणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम चर्चा करते हैं उत्तल दर्पण की कि उत्तल दर्पण क्या होता है। तो व्हाट इज द कन्वेक्स मिरर। तो देखेंगे हम उत्तल दर्पण के बारे में कि वह गोलीय दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर कलई की गई हो और उभरा हुआ भाग चमकदार हो। ध्यान रखेंगे, मैं अभी आपको जो है जस्ट डिस्कशन किया हूँ कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोलीय कांच का हिस्सा होता है और उस गोलीय कांच के हिस्से को काट करके अगर उसके किसी एक तरफ पॉलिश कर दिया जाए तो बनी हुई आकृति गोलीय दर्पण कहलाती है। लेकिन शर्त यह है कि उस कांच के हिस्से को अगर धंसे हुए भाग पर कालिख पोत दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए और उठा हुआ जो भाग है अगर वो चमकदार है तो उसको हम बोलते हैं कि उत्तल दर्पण। और प्रकाश का जो परावर्तन होता है हमेशा जो है जो चिकना पार्ट होता है, जो चमकीला पार्ट होता है, उधर से ही होता है। इस बात को भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो गोलीय दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर पॉलिश किया गया हो और उठा हुआ भाग चमकदार हो तो ऐसे गोलीय दर्पण को हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब इस उत्तल दर्पण में जो है आप देख सकते हैं कि चूंकि ये गोला का भाग है तो जब ये गोला होगा तो इसका कोई ना कोई केंद्र होगा, एक ध्रुव होता है और इस लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे कि ये वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। अभी हम लोग डिफिनीशंस को देखेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अवतल दर्पण की कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो देखिए, अवतल दर्पण जो है वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो और धंसा हुआ भाग चमकदार हो। आप देख सकते हैं यह गोलीय दर्पण का एक पार्ट है और इसके उठे हुए भाग पे, जो भाग उठा हुआ है, इस पे हमने पॉलिश कर दिया है और धंसा हुआ भाग जो है चमकदार होता है। मैं बताया कि जो चमकदार हिस्सा होता है उधर से ही प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये है अवतल दर्पण और अवतल दर्पण पर प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो धंसे हुए भाग से होगा। यहाँ भी जो आप देख सकते हैं ये ध्रुव है जिसको पोल बोलते हैं, ये वक्रता के अंदर है जिसको हम जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है हमारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। हम देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, यानी डिफिनीशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। काफ़ी महत्वपूर्ण ये डिफिनीशंस हैं और ये बिल्कुल एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये ऋण है इस साइंस की। अगर ये डिफिनीशंस अगर आपको समझ में आएगी तभी आगे की चीज़ें जो है आपको समझ में आ पाएंगी। इस वजह से जो है आप वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। तो हम देखेंगे, बात करेंगे सबसे पहले दर्पण का ध्रुव क्या होता है, यानी पोल ऑफ द मिरर किसे कहते हैं।
तो देखेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। आप देख सकते हैं ये गोलीय कांच है, खोखला गोलीय कांच है, इसका कोई एक हिस्सा हमने काट करके और मिरर बना लिया है। तो जब मिरर बना लिया है तो जितने पोर्शंस पे पॉलिश किया गया होता है, जितने पोर्शंस पे, इसको हम बोलते हैं परावर्तक तल, क्योंकि परावर्तन जो होगा वो इन्हीं यहाँ से लेकर के और इस पार्ट तक ही परावर्तन होगा, इधर नहीं होगा, क्योंकि इधर आप पॉलिश ही नहीं किए हो। तो जितने पार्ट में पॉलिश किया गया होता है उतने पार्ट में ही प्रकाश का परावर्तन होता है और इसी तल को परावर्तक तल बोलते हैं। तो इस परावर्तक तल के जो मध्य बिंदु होता है, इस बिंदु को हम बोलते हैं पोल या ध्रुव। तो आप देख सकते हैं ये P हो गया और ये P जो है इस रेखा के बीचों बीच में है। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ भी है, यहाँ भी हमने जो है ये परावर्तक तल ले लिया, यहाँ से यहाँ तक इतने पार्ट में पॉलिश किया गया है और इसके मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है और इसे हमेशा जो है हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर का। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोलीय कांच का भाग होता है, क्योंकि अगर ये गोलीय दर्पण है तो किसी न किसी खोखले गोलीय कांच का हिस्सा होगा और अगर एक गोला होगा तो कोई न कोई इसका सेंटर होगा। तो इस गोले का जो सेंटर होगा, जो केंद्र होगा, वही जो है उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोलीय कांच का भाग होता है उस केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये गोला था, इस गोला का केंद्र यहाँ है, तो इसी केंद्र को जो है इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो है हमारा उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का भी एक वक्रता केंद्र है यहाँ और उत्तल दर्पण का भी वक्रता केंद्र है। इसके बाद हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को समझने की कोशिश करेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कि दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आप देख सकते हैं ये वक्रता केंद्र हो गया और ये ध्रुव हो गया। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी होती है इसी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। आप देख सकते हैं P और C के बीच की दूरी को हम कैपिटल R से प्रदर्शित किए हैं और यही जो है इस गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं मुख्य अक्ष की, प्रिंसिपल एक्सिस की। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सीधी रेखा, यानी P और C को टच करते हुए अगर एक सीधी रेखा खींच दिया जाए तो इस सीधी रेखा को हम उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो कोई अगर आपसे डिफिनीशन पूछे मुख्य अक्ष का तो बोलेंगे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद हम बात करेंगे मुख्य फोकस का या सिंपली इसको फोकस कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि मुख्य फोकस क्या होता है। तो मुख्य फोकस जो होता है वो ये होता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान रखेंगे ये जो है दर्पण हमारा हो गया और ये हो गया मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर अगर एक रेखा डाला जाए, एक लाइट रेज पड़े, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। तो आप देख सकते हैं ये अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हम किरण डाले हैं और जब यहाँ से इस परावर्तक तल से जब इसका परावर्तन होता है तो ये यहाँ से जो है मुख्य अक्ष के इस बिंदु से जो है टच करते हुए जाती है और इसी बिंदु को मुख्य फोकस बोलते हैं। इसी तरह अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण पर इस मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण डालेंगे तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका चमकदार हिस्सा इधर है, इधर पॉलिश किया गया है, तो ये किरण इसमें नहीं आएगी बल्कि यहीं से रिफ्लेक्ट होगा। तो जब रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से परावर्तित हो जाएगा। जब इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो इस मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ से जो है किरणें जाती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पे
डायरेक्ट जो है वास्तव में आ रही है और यहाँ पे आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। तो कभी भी मुख्य फोकस की डिफिनीशन यही होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर किसी प्रकाश की किरण को डाला जाए तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस या सिंपली फोकस कहा जाता है, और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखेंगे, मुख्य फोकस को हम कैपिटल एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद एक पॉइंट है और वो है फोकस दूरी। हम देखेंगे समझेंगे कि फोकस दूरी क्या होता है। तो देखिए, फोकस दूरी जो होता है वो ये होता है कि ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी। आप देख सकते हैं ये जो है हमारा ध्रुव हो गया, पोल हो गया, और ये फोकस है, तो इसके बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, यानी स्मॉल एफ द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो रिलेशनशिप है वो ये है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो कभी भी जो है अगर वक्रता त्रिज्या दिया है, अगर फोकस दूरी पूछे तो उसमें 2 का भाग दे देना चाहिए, और कभी कभी फोकस दूरी दिया है और वक्रता त्रिज्या कहेगा तो आप इसका डबल कर देंगे। यानी आप देखेंगे यहीं पे जो है जो आर होती है वो 2f के बराबर होता है, यानी फोकस के डबल। तो फोकस का दुगना कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगी, और जब त्रिज्या का आधा कर देंगे तो ये फोकस दूरी निकल जाएगी। तो ये रिलेशनशिप होता है किसी दर्पण के फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच। इसके बाद हम देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, कि अपर्चर ऑफ मिरर। व्हाट इज द अपर्चर ऑफ मिरर? तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ये परावर्तक तल हो गया, यानी जितने पार्ट में कलई किया गया होता है उस पार्ट को परावर्तक तल बोलते हैं। और इस परावर्तक तल के व्यास को, मान लिया कि इसका आखिरी पॉइंट यम है और इसका आखिरी पॉइंट यमोन है, तो यम और यमोन की जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी, इसी को हम बोलते हैं द्वारक। तो यम और यमोन को मिलाने वाली रेखा द्वारक कहलाती है। उसके बाद एक पॉइंट होता है इसमें फोकस तल, या इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, ध्यान रखेंगे ये दर्पण है और दर्पण का ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष जो है हॉरिजॉन्टल में है और इसके वर्टिकल यानी 90 डिग्री पर ठीक इसके ध्रुव से अगर एक प्लेन खींचा जाए तो उस प्लेन को हम बोलते हैं दर्पण का मुख्य फोकस तल। तो फोकस तल के लिए जो है सबसे बड़ी कंडीशन होती है कि उस तल को फोकस से होकर जाना चाहिए, और वह तल जो है मुख्य अक्ष के क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, अर्थात उन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का निरूपण, यानी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसके लिए 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, और तीनों रूल अगर आप समझ जाएंगे तो किसी भी गोलीय दर्पण के वस्तु और प्रतिबिंब में आप आसानी से रिलेशनशिप बता सकते हैं और उनके बीच स्ट्रक्चर खींच सकते हैं, उनकी इमेज बना सकते हैं। तो इसमें जो पहला जो इम्पोर्टेंट रूल्स है वो ये रूल्स है कि मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस तथा फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। यानी कोई भी दर्पण ले लीजिए, अगर मुख्य अक्ष के समांतर अगर किसी किरण को डालेंगे तो जब भी यहाँ से परावर्तन होगा तो ये मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। या आप उत्तल दर्पण में देख सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हम किरण डाले हैं तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष यानी जो मुख्य फोकस है इससे जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी यहाँ से जा नहीं रहा है बल्कि डॉटेड लाइन दिखा रहा है, और ये कह रहा है कि यहाँ से होकर के बाहर निकल जा रहा है, क्योंकि चिकना पार्ट ऊपर जो उभरा हुआ पार्ट है उस पर है, इस वजह से यहीं से परावर्तन हो जा रहा है। उसके बाद जो दूसरा जो रूल्स है वो ये है कि अगर मुख्य फोकस तथा फोकस से डाली गई किरण, अगर हम किसी किरण को मुख्य फोकस या फोकस से डाल दें तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। यानी अब हम जो है आपतित किरण जो है फोकस से डाल रहे हैं, एक किरण आपतित हो रही है फोकस पे, तो जब यहाँ से परावर्तन होगा तो जो मुख्य अक्ष है मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। इसी तरह आप उत्तल दर्पण में देखेंगे, हम फोकस पे एक किरण डाल रहे हैं, यहाँ से आपतित हो रही है, लेकिन जब परावर्तन हो रहा है तो ये इस मुख्य अक्ष क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है, यानी इसके समांतर हो रहा है। पैरेलल ये होता है कि 2 रेखाओं के बीच का कोण 0 डिग्री, या 2 रेखाएं जब एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं तो उसको बोला जाता है कि ये 2 रेखाएं पैरेलल है या एक दूसरे के समांतर है।
और तीसरा जो इसका रूल है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण जो है इसलिए है कि वक्रता केंद्र से जो डाली जाने वाली किरण है, ध्यान रखेंगे अगर कोई गोलीय दर्पण है, अगर इसके वक्रता केंद्र से अगर जो है प्रकाश की किरणों को आपतित किया जाए तो परावर्तन के बाद पुनः वो उसी मार्ग से यानी उसी बिंदु से वापस लौट आती है। आप देखेंगे यहाँ पे ये वक्रता केंद्र है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इसका उठा हुआ भाग हम चमकदार कर दे रहे हैं, आप देख सकते हैं, और धसे हुए भाग पे पॉलिश कर दे रहे हैं। उत्तल दर्पण हो गया। अब इसके मुख्य जो वक्रता केंद्र से एक किरण डाल रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक किरण वक्रता केंद्र से डाल रहे हैं, लेकिन यही चिकने तल से परावर्तन हो जाएगा, और ये परावर्तन होने के बाद जो है फिर इसको जब डॉटेड लाइन को मिलाएंगे तो ये पुनः जो है वक्रता केंद्र से ही जो है जाता हुआ प्रतीत होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब किसी किरण को वक्रता केंद्र से डालते हैं तो परावर्तन के बाद पुनः वक्रता केंद्र से वो वापस लौट आती है। ये है तीसरा रूल। तो तीनों रूल आपको समझ में आ गया होगा कि मुख्य अक्ष से समांतर डाली जाने वाला किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर आती है। दूसरा कि अगर फोकस से किसी किरण को डाला जाए तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा रूल यह है कि अगर वक्रता केंद्र से किसी किरण को डाला जाए तो परावर्तन के बाद पुनः वो सेम रास्ते से उसी रास्ते से वापस आ जाती है। और यही था हमारा जो है किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों का निरूपण। तो इस तरह से ये मेरा टॉपिक्स डिफिनीशन की टॉपिक्स खत्म हो गई। और अब अगला नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स होगा, जो चैप्टर्स होगा, उसमें हम आपको सिखाएंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, और उन गोलीय दर्पणों में उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करेंगे, और उससे संबंधित अलग अलग सिचुएशंस में प्रतिबिंबों का बनना हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। इससे पहले हम विदा लेने से पहले एक बार फिर आपको जो है धन्यवाद देते हैं, और जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं चैनल को देख रहे हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दूसरे दोस्तों तक भी फैलाइए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।